सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज से आपको पता है पिछले क्लास में मैंने आपको सिलेबस आपका पूरा बताया था गणित का, और आज से आपका हम डीएलएड का पूरा जो सिलेबस है मैथ का उसको शुरू करने जा रहे हैं। और हम आज देखेंगे जो चैप्टर 1 है आपका, जो पहला चैप्टर है गणित में, संख्या संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, गुणा भाग की संकल्पनाएं एवं संक्रियाएं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, न्यूमरल्स, नॉलेज ऑफ डिजिट्स, प्लेस वैल्यू, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसी तरीके से मैं आपको पूरा पढ़ाते हुए, आपका पूरा सिलेबस पढ़ाते हुए चलूंगा चैप्टर वाइज, और जो भी चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। उन पे आधारित जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, वह सभी प्रश्न हम लोग करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आपको जरूर सभी लेक्चर्स को देखना है, सभी क्लासेस को पढ़ना है। आप शुरुआत तो कर देते हो लेकिन लास्ट खत्म नहीं कर पाते, तो शुरू करना है आपको और हर एक चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो देखिए आपको पढ़ना है संख्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ नंबर। संख्या क्या होता है, आप सभी परिचित होंगे कि संख्या एक गणितीय मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन इत्यादि में किया जाता है। अन्य शब्दों में संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार के रूप में व्याप्त है। जैसे हम संख्या 4 को इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, और ये भी एक तरीका होता है हिंदी में लिखने का, के रूप में लिखते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो 4 आप सभी लोग समझते हैं। अब कुछ लोग इस तरीके से 4 समझते होंगे, ये भी समझते होंगे और ये भी समझते होंगे। अब देखिए हर एक लिपि में अलग अलग तरीके हैं संख्याओं को दिखाने का। जैसे देवनागरी लिपि जो है हमारी हिंदी भाषा, उसमें 1 को इस तरीके से दिखाया जाता है, 2 को इस तरीके से। वहीं पे आप देखोगे रोमन लैंग्वेज में 1 को इस तरीके से दिखाते हैं, अरबी में 1 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय भाषा में 1 को इस तरीके से। अब जैसे हम लोग 4 का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चल रहे थे, तो 4 को हिंदी में कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। हिंदी में ये होता है 4, और रोमन में इस तरीके से एक पाई और वी के शेप में, और अरबी में इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज तो आप सभी लोग जानते हैं 4 इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये सभी क्या हो गई, ये सभी संख्या हो गया। संख्या आप किस तरीके से समझते हैं, नंबर, मीनिंग ऑफ नंबर आप समझ गए होंगे। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं यह आपको विशेष रूप से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हीं लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे जैसे पूछ लेगा कि प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्याएं जो 1 से होकर के अनंत तक, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इनमें एक सबसे छोटी एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को n से अथवा स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो गिनने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं संख्याएं, वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, किसी भी चीज को गिनने के लिए जो संख्याएं होती हैं वह प्राकृतिक संख्या है। इसमें शून्य नहीं होता है, यही आपको ध्यान में रखना है। जो गिनती की संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए संख्या 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। जैसे 2 की, जो 2 की पूर्ववर्ती संख्या है वह 1 है, तथा 3 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वह 2 है। पूर्ववर्ती संख्या, किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या मतलब उससे पहले आने वाली संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। आपसे बोलेगा कि 45 की पूर्ववर्ती संख्या लिखो, तो 45 की पूर्ववर्ती, 45 में से 1 माइनस कर लीजिए, तो 44 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा 45 का पूर्ववर्ती संख्या। इसके बाद देखिए नोट, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या
की अनुवर्ती नहीं है। जैसे 1 की अनुवर्ती संख्या 2 है और 2 की अनुवर्ती संख्या 3 है। अब अनुवर्ती संख्या बोले या उत्तरवर्ती संख्या बोले, उत्तरवर्ती संख्या भी अगर बोलता है तो उसका मतलब होता है कि किसी संख्या के बाद, जस्ट बाद आने वाली संख्या। तो यहाँ पे जैसे देखिए 1 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 1 धन 1 2। किसी भी संख्या में आप 1 जोड़ दीजिए तो वह उसकी उत्तरवर्ती संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे 56 का उत्तरवर्ती संख्या अगर पूछता है तो 56 धन 1 57 क्या हो जाएगा, उसका उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा। देखिए उदाहरण, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। देखिए यहाँ आ गया उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है, 3 बार आप 9 लिख दीजिए और उसमें 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और उसमें अगर आप 1 जोड़ देते हैं यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 1000। ठीक, यह आप समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जो दूसरी संख्या का टाइप है। यहाँ पे आप प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं यह समझ गए, और पूर्ववर्ती, परवर्ती, उत्तरवर्ती, ठीक है, ये सारी संख्याएं आप क्या होती हैं यह समझ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती। अब इसके बाद देखिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो होल नंबर कुछ नहीं है, बस प्राकृतिक संख्या में शून्य और लिख दीजिए तो वह हो जाता है होल नंबर। जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर हो जाएगा जो गिनती की संख्याएं हैं उसमें बस आप आगे शून्य लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू होल नंबर। शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो मान होता है वह अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है गिनती जब हम लोग गिनते हैं। इसके बाद देखिए अगली संख्याओं का प्रकार है क्रमागत पूर्ण संख्याएं, कंटिन्यूअस होल नंबर्स। क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं होती है जो एक क्रम में होती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। जैसे 2 3 4 ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, एक क्रमागत पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब पहली और तीसरी संख्या का योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 4 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 6 और 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, अर्थात दूसरी संख्या। तो आप क्रमागत संख्याओं के बारे में भी समझ जाओगे। क्रमागत संख्या मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। अगर कहीं कह देगा कि आपको 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याएं क्या मतलब हो जाएगा, 4 क्रम से आने वाली 4 संख्याएं। जैसे 5 6 7 8 ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। तो ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य भी सम्मिलित हो, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, शून्य है और क्या है, प्राकृतिक धन और ऋण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव संख्याएं, और नेगेटिव ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे ऋण इन्फिनिटी तक ये क्या हो जाएंगे, ये सभी इंटीजर संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। इसमें धन पूर्णांक जो प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और साथ ही ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ये जो नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे z माइनस इक्वल्स टू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 -2 -3 -4
-4 इस तरीके से -∞ तक। तो यदि किसी बड़े धन पूर्णांक से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए तो हमें एक छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है, परंतु यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा धन पूर्णांक घटाए तो प्रतिफल होगा। ठीक, तो इस प्रकार गणित के विस्तार के लिए ऐसी संख्याओं की आवश्यकता हुई जो उपरोक्त क्रिया को परिभाषित कर सकती। इस प्रकार गणित के विस्तार के लिए ऐसी संख्याओं की आवश्यकता हुई जो उपरोक्त क्रिया को परिभाषित कर सके। इसके लिए ऋण पूर्णांक संख्याओं को प्रयोग में लाया गया। जैसे देखिए 5 में से 7 घटाया जा रहा है, 5 में से 7 घटाया जा रहा है तो क्या बचेगा, ऋण 2। अर्थात बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक को घटा करके उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटाते थे तो घट जाता था। जैसे 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 बचता है, लेकिन यही अगर 3 में से 5 घटाना हो तो दिक्कत होती थी, तो इसे ऋण 2 के रूप में लिखा गया। ठीक, तो देखिए ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन्हें z- द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटी जो ऋणात्मक संख्या होती है वह -∞ संख्या होती है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा सबसे बड़ी ऋण संख्या होती है ऋण 1। देखिए सबसे बड़ी जो संख्या होती है वह होती है इन्फिनिटी धनात्मक में, और सबसे बड़ी जो ऋण संख्या होती है वह होती है ऋण 1। ये सबसे बड़ी कैसे है यह आपके दिमाग में आएगा। तो अब देखिए आप इस तरीके से सोचिए कि 10 लोग हैं और सभी ने क्या किया है, सभी ने बैंक से कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, एक ने 1 रुपए, एक ने 2 रुपए, एक ने 3 रुपए, एक ने 4 रुपए, ऐसे करके सभी ने 10 रुपए तक कर्ज लिया हुआ है। अब सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं धनी इसमें कौन सा है, तो सबसे ज्यादा धनी वह पर्सन होगा, मतलब सबसे ज्यादा सबल कौन है, जिसने सबसे कम कर्ज लिया है। तो सबसे कम कर्ज किसने लिया है, जिसने 1 रुपए कर्ज लिया है। तो यह -1 वाला जो होता है यह सबसे बड़ा होता है इस तरीके से। तो ऋण 1 जो होता है वह ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां p और q दो पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0 हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। अब p/q के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है, तो देखिए परिमेय संख्याओं की परिभाषा ही यही हो गई। जैसे हम लोग गिनती की जो संख्या है हमारी 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है, इन सभी के नीचे आपको पता है हर एक संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए p/q के रूप में आ गया। तो किसी भी संख्या को आप जब p/q के रूप में लिख सकते हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ज्यादातर संख्याएं जो हम लोग देखते हैं, जैसे 5 है तो 5 को 5/1 लिख दिया, और p भी एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं यह आपको समझ में आ गया परिमेय संख्याएं हैं। और ये जो संख्याएं हैं 3/4, 17/49, 5, ये सभी भी क्या है, परिमेय संख्या। 3/4 तो पहले से p/q के रूप में, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं यह आप देखिए। तो वे संख्याएं, अब देखिए अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0 है। अब p/q में q जो होता है वह ≠ 0 होता है, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता। आपको पता है कि किसी भी संख्या के बटे में अगर शून्य आ जाता है तो उसका मान जो होता है अनडिफाइंड होता है, मतलब उसके मान को निकाला नहीं जा सकता। तो इसलिए q का मान 0 नहीं होता है। और यह अब देखिए √5 जो है, √5 को आप किस तरीके से p/q के रूप में व्यक्त करोगे। अब √5 को कई लोग बोलेंगे √5/1 लिख देंगे, क्योंकि हर एक संख्या के बटे में 1 लिखा जाता है। लेकिन ये देखिए p जो है, ऊपर का जो p है, इसको बोला गया कि यह पूर्णांक होना चाहिए। तो √5 तो पूर्णांक है नहीं, तो इसलिए यह अभी p/q के रूप में व्यक्त नहीं है। अगर √5/1 भी आप लिख दोगे तो यह पूर्णांक के p/q के रूप में व्यक्त नहीं है। अब √5 को कैसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यह आज सोचने वाली बात है, क्योंकि √5 का जो मान आता है वह आता है 2 दशमलव
कुछ और यह 2 दशमलव जो है वह संख्याएं चलती रहती हैं और किसी भी ऐसे बटे का मान नहीं है। जैसे अभी लिख दें 5/2 तो इसका मान आता है 2.5 और 0, तो ये खत्म हो जाता है। दशमलव के बाद एक जगह जाकर के यह देखिए 0 पे खत्म हो गया, 0.50 पे यह खत्म हो गया। लेकिन ये जो √5 का मान है दशमलव के बाद यह चलता रहता है, तो इसीलिए इसको किसी संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं हम। जब भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। और यही चीज होता है हर एक रूट में जो संख्या होती है, अगर कुछ रूट्स को छोड़ दिया जाए, तो जैसे रूट में 16 तो इसका मान आ जाता है 4, तो 4 को तो व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन जिस रूट का मान नहीं आता है वह क्या हो जाता है, वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। कहीं कहीं आप देखोगे पाई का मान 22/7 लिखा रहता है, लेकिन यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए पाई भी क्या होता है, यह एक अपरिमेय संख्या होती है। यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हर जगह यह आपको काम में आएगा। ठीक है, यह अभी आप छोटी सी बात पढ़ने में आपको लग रहा है, लेकिन है ये बहुत काम की बात कि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान होता है 3.14, यह भी चलता जाता है दशमलव के बाद। ठीक है, तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है पाई भी। अब देखिए परिमेय व अपरिमेय संख्याओं संबंधी तथ्य, यह आपको याद रखना है। देखिए अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। दूसरा देखिए, 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगी। 2 परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वह हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। इसके बाद देखिए 2 परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या होती है, और एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है, और एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणा भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्याओं को। अब इसके बाद हम देखते हैं आखिरी जो है वह अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होते हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ऐसी पूर्ण संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, अब इनमें ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो केवल 1 से और खुद से के अलावा नहीं कटती हैं। जैसे अभी आप ले लो 7, तो 7 देखिए या तो 1 से कटता है 7 बार में, या फिर 7 खुद से ही कटता है 1 बार में। तो 7 जो हो गया वह अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक इसी तरीके से आप ले लीजिए 23 को, तो 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। आप सोचिए क्या यह 1 से कटता है, हाँ 1 से कटता है। 2 से कटता है नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं। इस तरीके से 23 केवल 1 से और खुद से कटता है। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से कटती हैं और कोई संख्या उन्हें पूरा पूरा विभक्त डिवाइड नहीं कर पाती है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। और इसमें एक तो देखिए, एक जो होता है वह ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य। एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, और 2 जो है वह पहली अभाज्य संख्या, क्योंकि यह केवल खुद से और 1 से कटती। इसी तरीके से 3 भी जो है वह अभाज्य संख्या है। और इसके बाद देखिए 4 जो है वह 2 से कट जाता है तो भाज्य हो गया, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 8, 9 कटते हैं, 11 जो है यह अभाज्य है, 13 अभाज्य है। इस तरीके से आप अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं। अब संख्याओं के प्रकार यहाँ पे आप समझ गए होंगे पूरा। यह जितने प्रकार थे यह आपको जानने बहुत जरूरी थे, बहुत आवश्यक थे, और यह हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अभाज्य संख्याएं, और एक संख्या और समझ लीजिए आप, सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर, यह क्या होता है यह भी आप समझ लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इवन नंबर होता है वे संख्याएं जो 2 से पूरे पूरे विभक्त हो जाते हैं। जैसे हमारा 6 जो है वह 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाता है, 3 बार में पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, कुछ शेषफल नहीं बचता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं,
सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाएंगी सम संख्याएं। और विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटेंगी वे विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये सारी क्या है, विषम संख्याएं। यह भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए संख्यांक न्यूमरल क्या होता है। तो संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह अथवा नाम है जो संख्या को समझने में सहायता करता है। अब देखिए संख्यांक न्यूमरल, तो जैसे आपका कोई नाम है वैसे ही हर एक संख्या का नाम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं संख्यांक। एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जैसे 3 को इस तरीके से दिखा रहे हैं, 15 को इस तरीके से, 49 को इस तरीके से, 17 को इस तरीके से। ये सभी क्या है, यह दर्शाने का तरीका है, लिखने का तरीका है। तो अंक एक अकेला चिन्ह है जिसका उपयोग संख्यांक को बनाने, लिखने अथवा निर्माण के लिए होता है। जैसे ये सारे अंक हैं, अब इन अंकों को मिलाकर के जिसे लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक, उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे अभी यह क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है 12, ठीक है। और यही 12 जो है वह रोमन में लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये भी 12 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, यह कहलाता है संख्यांक, ठीक है। और अंक क्या है, ये सारे अंक हैं, नंबर्स। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो किसी अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जाने वाला मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में अंक शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य होता है। अब समझिए कोई संख्या ऐसे देखिए है 534, ये संख्या है, ठीक। अब इस संख्या में ये होता है इकाई का स्थान, वंस प्लेस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, फिर होता है दहाई का स्थान जिसे इंग्लिश में टेंस प्लेस बोलते हैं, और फिर होता है सैकड़े का स्थान। इसी तरीके से 1000, 10,000 का स्थान होता है, जैसी जितने अंकों की संख्या हो। अब इसमें आप देखिए यह 4 जो है यह इकाई के स्थान पे है, 3 जो है वह दहाई के स्थान पे, और 5 जो है वह सैकड़े के स्थान पे। अगर यहाँ पे 4 का स्थानीय मान पूछा जाए, ऐसे पूछा जाता है कि इस संख्या में 4 का स्थानीय मान बताइए, तो उस संख्या को लिखना होता है और उस संख्या में गुणा करना होता है उस संख्या, वह संख्या जिस स्थान पे है उस स्थान के मान से। तो अब इकाई के स्थान पे है, इकाई का मतलब होता है 1, तो 4 में 1 का गुणा हो जाएगा और 4 का स्थानीय मान 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 का स्थानीय मान पूछता है तो 3 का जो स्थानीय मान होगा, देखिए 3 लिख लेंगे और 3 किस जगह पे है, दहाई की जगह पे है, तो इसमें गुणा होगा 10 से, ये आ जाएगा इसका मान 30, ठीक। तो 30 आ गया 3 का स्थानीय मान। इसी तरीके से 5 का अगर पूछा जाता है तो 5 गुणे 5 है सैकड़े के स्थान पे, यानी कि 100 से गुणा होगा, तो इसका जो मान हो जाएगा 5 का, इसमें जो स्थानीय मान हो जाएगा प्लेस वैल्यू, वह 500 हो जाएगा, ठीक है। 534 में 5 का स्थानीय मान अगर आप निकालोगे तो 5 में गुणा करोगे 100 से, आ जाएगा 500। तो इस तरीके से स्थानीय मान निकालते हैं, बहुत ही आसान है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ प्रश्न यहाँ पे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए संख्याओं को लिखने की लिपि है देवनागरी, रोमन, अंतरराष्ट्रीय। तो ये सभी हैं संख्याओं के लिखने की विधि, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये सभी संख्याओं को लिखने की विधि है। जैसे अभी हिंदी में 41 लिखना हो तो इस तरीके से आप लिखोगे 41, ठीक। और वहीं अंतरराष्ट्रीय में लिखना हो तो 41 इस तरीके से लिखोगे, और रोमन में भी लिख लोगे तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा है निम्न में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए 0 भी परिमेय संख्या होती है, 0/1 के रूप में से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 1 एक परिमेय संख्या है ही, और p/q यह परिभाषा होता है परिमेय संख्या का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। तो यहाँ पे इन तीनों ही ऑप्शंस को सही माना जाएगा, और यहाँ पे अगर लिखा होता अपरिमेय संख्या तो कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ अपरिमेय संख्या नहीं लिखा है तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, A, B, C, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है
ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। ऋण पूर्णांक तो जिसके सामने जो ऋण में पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक, उसे हम लोग कहते हैं ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पे -1 जो है वह ऋणात्मक संख्या है, ऋण पूर्णांक है। चौथा देखिए, 50 को रोमन में लिखते हैं, तो 50 को रोमन में एल लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, x और के 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10 धन 10 धन 5 यानी कि 25। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन सी 25 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। तो दहाई पे अगर कोई संख्या है तो मान ज्ञात करने के लिए 10 से गुणा करते हैं। तो 6वें का जो ए है यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है, 9805 यानी 9805 में 8 का स्थानीय मान, तो 9805। अब देखिए 8 है सैकड़े के स्थान में, तो 8 में 100 से गुणा होगा, मान कितना आ जाएगा, 800। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं मैंने बताया कि जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं वह क्रमागत पूर्ण संख्या है। जैसे 4 5 6 ये क्रमागत संख्या है, ऐसे 5 6 7 ये भी क्रमागत है, 6 7 8 ये भी क्रमागत है। तो ये सभी जो हैं यह क्रमागत संख्याएं हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √5 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 1/2 यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या, क्योंकि यह p/q के रूप में व्यक्त है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, q 0 नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। 9 की पूर्ववर्ती, 9 से पहले आने वाली संख्या, तो 9 में से 1 घटा लेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 8 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 8365 में 3 का स्थानीय मान। 3 देखिए है 100 सैकड़े के स्थान पे, सैकड़े यानी 3 में गुणा होगा 100 से, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 300। तो 11 का बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 300। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं आपके। पहले चैप्टर पे बहुत ही आसान लगा होगा चैप्टर, उम्मीद है आपको। तो यहाँ पे आपका जो पहला चैप्टर है यह पूरा होता है। अभी कुछ चीजें जैसे स्थानीय मान की कुछ चीजें आपको अगले चैप्टर्स में भी देखने को मिलेंगी। डेसिमल वाला स्थानीय मान कैसे निकालते हैं यह आप आगे पढ़ोगे। और कैसा लगा यह चैप्टर आपको यह जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में, कम से कम 5 दोस्तों में आपको इस क्लास को शेयर करना है ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ पाएं। ठीक, अब कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नीचे कमेंट आप जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, इस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसकी PDF जो है वह आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी की क्लासेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट्स की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।